हाय गाइस, पॉलिटिकल स्टडीज़ में आपका स्वागत है। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं रिसर्च मैथोलॉजी के ऊपर एक पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा और मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक परफेक्ट रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। चाहे आप जेएनयू को टारगेट कर रहे हों, जामिया को टारगेट कर रहे हों या दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हों या फिर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हों, किसके लिए? पीएचडी एडमिशन के लिए। तो वहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो पीएचडी एडमिशन का ये होता है कि आपका रिसर्च प्रपोजल कितना स्ट्रॉन्ग है। आपका रिसर्च प्रपोजल जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसर्च प्रपोजल प्लस आपका इंटरव्यू कैसा गया, ये दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके एडमिशन के चांस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इस सीरीज़ का मेन मोटो यही है कि आप एक कंप्लीट एक प्रोफेशनल रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो कैसे बना सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जिन्होंने जो है पीएचडी एडमिशन के लिए फॉर्म भरा हुआ है, चाहे उन्होंने एंट्रेंस निकाला हो या फिर वो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसकी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के थ्रू इंटरव्यू के लिए जाते हैं, उन सभी के पास रिसर्च प्रपोजल होता है। नो डाउट, इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं उन सभी के पास कोई ना कोई टाइटल होता है रिसर्च के लिए और उसके ऊपर उन्होंने कोई ना कोई रिसर्च प्रपोजल बनाया होता है। लेकिन अब जब वो इंटरव्यू में इनरोल करते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तब उनके रिसर्च प्रपोजल की जो सच्चाई है वो प्रोफेसर्स उनके सामने रखते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उनका टाइटल ही जो है वो डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होता या फिर जिस तरीके के टॉपिक डिपार्टमेंट में सेलेक्ट किए जा रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, उस तरीके का जो टाइटल है वो स्टूडेंट नहीं बना पाते। उनकी रिसर्च मैथोलॉजी गलत होती है, उन्होंने जो रेफरेंस डाला है वो गलत होता है, उनकी जो पूरा रिसर्च एरिया होता है वही कई बार गलत होता है, या फिर जो लिटरेचर रिव्यू है वो उन्होंने बहुत गलत तरीके से करते हैं या फिर बहुत गलत तरीके से उसके अंदर उन्होंने मेंशन किया होता है। कोई फिक्स पैटर्न या फॉर्मेट को वो फॉलो नहीं करते। इन सब चीज़ों का जो है वो गलत इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यू पैनल में। और जब आप उनके सामने ये चीज़ रखते हैं तो जो प्रोफेसर होता है वो तो सबसे पहले ही आपको ये देख लेते हैं कि भाई ये जो है वो रिसर्च को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लग रहा है, क्योंकि जब इसका रिसर्च प्रपोजल ही इस तरीके का है तो ये रिसर्च आगे चलकर क्या करेगा। क्योंकि आपको जो है वो थीसिस लिखनी पड़ती है पूरी, उस काफ़ी आपको रिसर्च करना पड़ता है, डेटा निकालना पड़ता है, चाहे वो प्राइमरी सोर्स से डेटा निकाला जाए या फिर सेकेंडरी सोर्स का यूज़ किया जाए। इन सब के बाद जो है आप एक बुक लिखते हैं, एक थीसिस लिखते हैं जिसका नाम आपके प्रोफेसर और आपके साथ जो है वो जुड़ा होता है और ये पहचान आपकी होती है और आप इसके लिए ही ज़िंदगी भर जाने जाते हैं। तो रिसर्च प्रपोजल के लिए एक कंप्लीट सीरीज़ आपको देखने को मिलेगी जिसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। अब हम समझते हैं कि इस सीरीज़ में हम किन किन टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट का जो आइडिया है, जो इंटरेस्ट है कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है और आप रिसर्च जो है वो टॉपिक कैसे डिसाइड करें। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट होगा, ये सबसे पहला डे होगा जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि आपका जो इंटरेस्ट है वो किस एरिया में है, आपका इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है और उस इंटरेस्ट के बेस पर जो है वो आप रिसर्च के लिए कौन सा टॉपिक या किस तरीके से टॉपिक को डिफाइन कर सकते हैं या फिर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे कि अब आपने जब ये टॉपिक डिसाइड कर लिया तो आप एक परफेक्ट टाइटल कैसे लिख सकते हैं कि डिपार्टमेंट में जिस तरीके से चलते आ रहे हैं उसी तरीके का टाइटल आप कैसे लिखेंगे। इसके बाद हम समझेंगे कि आप एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन कैसे बना सकते हैं। रिसर्च का जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो इंट्रोडक्शन ही होता है कि आप एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। इसके बाद हम जो है वो रिसर्च ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि आप जो है एक परफेक्ट ऑब्जेक्टिव कैसे निकाल सकते हैं, रिसर्च गैप को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि मैंने जो ये अपना टॉपिक लिया है इसके लिए कौन सा रिसर्च गैप है जो कि वैलिड है और इस पर काम किया जा सकता है। और जो है इस ऑब्जेक्टिव को लिखने का तरीका कैसा होता है, कैसा एक परफेक्ट ऑब्जेक्टिव को किस फॉर्म में हम लिखें उसको हम समझेंगे। इसके बाद हम हाइपोथेसिस को देखेंगे कि आप हाइपोथेसिस अपने टॉपिक या अपने रिसर्च के लिए एक परफेक्ट हाइपोथेसिस कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो अपने रिसर्च में उनको ये मालूम नहीं होता कि हाइपोथेसिस कई टाइप्स के होते हैं, जैसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। उनको ये पता नहीं होता कि हाइपोथेसिस
कौन सी हाइपोथेसिस मेरे रिसर्च में यूज़ होगी और कौन से हाइपोथेसिस मेरे इस रिसर्च प्रपोजल के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है और कैसे इसको लिखा जाए। इसको लेकर बहुत कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट में, वो कुछ भी उनके दिमाग में जो आता है उसको वो लिख देते हैं और यही इंटरव्यू पैनल में जब उनसे पूछा जाता है कि आपने ये हाइपोथेसिस कैसे लिखी और क्यों आपने इसको लिखा, उसको फिर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। क्योंकि उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो है लिटरेचर रिव्यू। अब लिटरेचर रिव्यू करने से पहले हमको लिटरेचर कलेक्ट करना होता है। अब सबसे स्टूडेंट जो होते हैं वो लिटरेचर रिव्यू के लिए लिटरेचर कलेक्ट ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं होता कि लिटरेचर एक्चुअल में कैसे सर्च किया जाता है, अपने जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को कैसे सर्च किया जाता है, कौन कौन से जर्नल हैं जो कि ऑथराइज्ड हैं। पूरी तरीके से यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल से ही आपको लिटरेचर डाउनलोड करना होता है। उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कैसे करें, कौन कौन सी बुक हैं जो कि फ्री प्लेटफॉर्म है जहां से आप बुक्स को एक्सेस कर सकते हैं, ये प्लेटफॉर्म के बारे में बच्चों को नहीं पता होता है। कैसे जो यूनिवर्सिटीज़ के जो थीसिस हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है उनको आप फ्री में कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट नहीं पता हो पाता है उनको, या फिर उनको नहीं पता होता कि कैसे इसको जो है एक अपने टॉपिक के लिए रिसर्च किया जाता है, अपने टॉपिक से रिलेटेड लिटरेचर ये नहीं पता होता है। तो उनका जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो बहुत ही कमज़ोर बनता है, या फिर वो लिटरेचर ऐसे ही गूगल पे डाल देते हैं और गूगल से जो डेटा मिलता है उनको वो कुछ भी जो पीडीएफ उनको मिल जाता है वो सोर्स नहीं चेक करते, ये जो लिटरेचर वो डाउनलोड कर रहे हैं वो लिटरेचर कहाँ पर पब्लिश है, वो जो है यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल में पब्लिश है या नहीं पब्लिश है, या फिर ऐसे ही किसी फेक जर्नल में पब्लिश है, उसको वो डाउनलोड कर लेते हैं और उसको वो लिख देते हैं। बाद में जब इसको रिव्यू किया जाता है पैनल के अंदर तो सोर्स जब प्रोफेसर्स देखते हैं तो समझ जाते हैं, क्योंकि जनरल उसके अंदर मेंशन होता है और वो तुरंत ही उनको इतना एक्सपीरियंस होता है वो बता देते हैं कि ये सारे जो आर्टिकल आपने रिव्यू किया है या ये सारी चीज़ें जो है ये तो किसी यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल में है ही नहीं, पब्लिश ही नहीं है, तो आपकी जो वैलिडिटी है रिसर्च प्रपोजल की वो ऑटोमेटिक ही घट जाती है। तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है आपके एडमिशन में। तो हम जो है एक्चुअल में लिटरेचर फाइंड आउट कैसे करते हैं, पीडीएफ कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे आप अपने टॉपिक के लिए जो है वो लिटरेचर रिसर्च करते हैं, उसको हम बिल्कुल प्रैक्टिकल करके देखेंगे। इसके बाद लिटरेचर रिव्यू का भी अपना एक तरीका होता है कि लिटरेचर रिव्यू कैसे किया जाए। अब आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड तो बहुत सारा लिटरेचर जो है वो कलेक्ट कर लिया, लेकिन अब इसको रिव्यू कैसे करें। अब ऐसा तो नहीं कि आपने अपने टॉपिक से रिलेटेड 4-5 किताबें डाउनलोड करके रख लिया है, पीडीएफ फॉर्मेट में है वो आपके पास या फिर हार्ड कॉपी में है, तो आप महीनों भर उसको पढ़ने में लग जाओ, फिर आप जो है उसको अपने रिसर्च प्रपोजल में डालो। ऐसे करने बैठेंगे तो भाई आपका रिसर्च प्रपोजल बन गया। देखो, लिटरेचर रिव्यू जो होता है इसका भी एक तरीका होता है, उस तरीके को हम समझेंगे कैसे एक परफेक्ट तरीके से, या फिर एक रिसर्चर जो है, जो स्कॉलर जो है वो लिटरेचर रिव्यू कैसे करता है, चाहे वो आर्टिकल लिख रहा हो, रिसर्च पेपर लिख रहा हो या फिर अपना थीसिस लिख रहा हो। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिसर्च मैथोलॉजी। रिसर्च मैथोलॉजी को हम समझेंगे कि आपके टॉपिक के लिए किस तरीके से आप जो है रिसर्च मैथोलॉजी को फाइंड आउट कर सकते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी किस तरीके से जो है वो उसको लिखा जाता है अपने रिसर्च प्रपोजल में। आपके केसेस में प्राइमरी सोर्स यूज़ होगा नहीं होगा, सेकेंडरी सोर्स यूज़ होगा, या फिर आपको अपना फील्ड वर्क कैसे सेलेक्ट करना होगा, या फिर फील्ड वर्क कैसे जो है वो सेलेक्ट करें। फील्ड वर्क आपने लिया है तो उसमें किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फील्ड वर्क में जो है आपको किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, इन सब चीज़ों को हम अपने रिसर्च मैथोलॉजी के वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके बाद सबसे लास्ट और सबसे आखिरी पॉइंट हम रेफरेंस, बिब्लियोग्राफी और साइटेशन, इसको हम समझेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ये रेफरेंस या फिर बिब्लियोग्राफी हम कहें, इसको वो जो सोर्स बच्चों ने यूज़ किया होता है उसको वो उसके अंदर डाल देते हैं। जहाँ कहीं से भी उन्होंने कुछ चीज़ें पढ़ा उसको एज इट इज़ उठाया और उसको डाल दिया, जो कि बहुत गलत तरीका होता है। इसके लिए भी एक फॉर्मेट यूज़ होता है, चाहे वो एपीए स्टाइल हो, एमएलए हो, शिकागो हो, ये वो फॉर्मेट है जिसको यूज़ करके आप रेफरेंस या फिर बिब्लियोग्राफी देते हैं। अगर आपने रेफरेंस एमएलए में दिया है तो आपके सारे रेफरेंस जो है वो एमएलए में ही होने चाहिए। इसके अलावा अगर बीच बीच में आपने साइटेशन दिया है तो वो भी एमएलए के ही फॉर्मेट में होना चाहिए। अब भले ही ये आपको समझ में ना आए, लेकिन जो इस फील्ड में प्रोफेसर बैठे हैं जिन्होंने पता नहीं कितनी किताबें लिखी हैं, वो जब देखते हैं उसको तो वो उनका रोज़ का काम होता है।
तो वो तुरंत देखते ही उसको वो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस स्टूडेंट ने जो है वो करेक्ट तरीके से किसी भी फॉर्मेट का यूज़ नहीं किया, चाहे वो APA हो या MLA हो, और साइटेशन में भी इसने ध्यान नहीं दिया है, उसने बस चीज़ों को लिख दिया है। तो इसका भी इम्पैक्ट काफ़ी इंटरव्यू में पड़ता है। तो उस लास्ट वीडियो होगी हमारी वो, जिसके अंदर हम रेफरेंस कैसे दिया जाता है, बिब्लियोग्राफी, साइटेशन और इनके बीच में क्या डिफरेंस है, और बहुत सारे उन सोर्स को भी समझेंगे जहाँ पर जो है आप केवल अपने आर्टिकल का नाम डालकर जिस भी फॉर्मेट में आपको बिब्लियोग्राफी चाहिए, साइटेशन चाहिए या फिर रेफरेंस चाहिए, उसको आप जनरेट कर सकते हैं। या फिर आपने जितना भी लिटरेचर रिव्यू किया है उन सब की लिस्ट बना के आप चाहें तो सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो फ्री सोर्स का यूज़ कर सकते हैं रेफरेंस या फिर जो है बिब्लियोग्राफी को जनरेट करने के लिए। ये MS वर्ड में भी अवेलेबल होता है, इसके अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम तीनों चारों कैटेगरी जिस तरीके से जो एक प्रोफेशनल तरीके से एक रिसर्चर या फिर एक ऑथर जो है वो यूज़ करता है, चाहे वो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके रेफरेंस जनरेट करता हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट का जो मैनुअली तरीका होता है उस तरीके से वो जनरेट करता हो, या फिर फ्री सोर्स वेबसाइट हैं बहुत सारी जिसके थ्रू आप इसको जनरेट कर सकते हैं। उन सब तरीक़ों को हम उस वीडियो में समझेंगे। तो अगर आप भी PhD में एडमिशन लेना चाहते हैं और उसके लिए आप एक परफेक्ट रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हैं, तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें और एक एक पॉइंट को आप जो है वो ध्यान रखें और उसको आप अपने रिसर्च प्रपोजल के साथ ज़रूर एक्सपेरिमेंट करें।